Hello IMU CET Merchant Navy aspirants. So we are here with the first podcast जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे IMU CET स्ट्रेटजी और बाकी आपके सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सो हेयर मिस्टर अमित विच इज़ थर्ड ऑफिसर ऑन फर्स्ट टाइम इन आवर शिप. ये सिनर्जी में फर्स्ट टाइम है, अभी जस्ट कैडेटशिप अपना कंप्लीट करके आया है. सो वी विल शेयर आवर एक्सपीरियंस that will help you in clearing IMU CET with a good rank and getting a good company sponsorship. So let's first let him introduce. Hello everyone, my name is Amit. This is my first time as third officer. जैसा कि चीफ ऑफिसर ने आपको बताया, अभी मैंने कैडेटशिप कंप्लीट करी थी, 2 सेल किया था मैंने और एग्ज़ाम्स क्लियर करके MMD नोएडा से फिर मैं ये मेरी फर्स्ट वेसल है जो थर्ड ऑफिसर में मैंने ज्वाइन किया है. सो आपने अभी MMD नोएडा से कंप्लीट किया, करेक्ट? सो MMD नोएडा में कैसा है अभी, कितना फ्लड है, कौन सा MMD में ज़्यादा फ्लडिंग है फॉर द कैडेटशिप एग्ज़ाम्स? उनको क्या प्रेफरेंस देते हैं कि कौन सा MMD में जाना चाहिए कि सारे MMDs एक जैसे हैं? नो सर, सारे MMDs एक जैसे नहीं है. MMD नोएडा में सर अभी फ्लडिंग है और वहाँ पे थोड़ा डिले भी होता है. एग्ज़ाम्स के रिजल्ट भी थोड़े से मतलब है कि आप सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे. सो आपको कितना अटेम्प्ट लगा थर्ड ऑफिसर का सारा एग्ज़ाम्स क्लियर करने में? रिटन में कितना अटेम्प्ट लगा और ओरल में कितना अटेम्प्ट लगा? सर रिटन में मुझे टोटल 3 अटेम्प्ट्स लगे थे, जिसमें मेरा कार्गो का पेपर था जो नहीं क्लियर हो रहा था MMD नोएडा में, लेकिन फिर वो फाइनली क्लियर हो गया. और ओरल्स में भी सर मुझे लगता है 3 अटेम्प्ट ही लग गए थे, क्योंकि तो लोगों के ये डाउट होते हैं कि सर एग्ज़ाम्स अगर क्लियर नहीं हुआ तो क्या हमको कंपनी निकाल देगी, या फिर मल्टीपल टाइम्स एग्ज़ाम दे सकते हैं, या फिर और एक क्वेश्चन रहता है कि क्या सर एग्ज़ाम अगर क्लियर नहीं हुआ तो हम वापस कैडेटशिप में जा सकते हैं? तो इसमें आपका क्या ख्याल है? सर कंपनी आपको कभी ये नहीं बोलेगी कि तुमने एग्ज़ाम नहीं क्लियर किया तो हम तुम्हें निकाल रहे हैं, उसकी कोई चिंता नहीं होती है. कंपनी आपको बोलती है कि आप अपना अटेम्प्ट लो, आप बस एग्ज़ाम्स क्लियर करके आओ, हम फिर आपको ऑन बोर्ड करवा देंगे एज थर्ड ऑफिसर या जो भी रिस्पेक्टिव रैंक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं होती है. और कैडेटशिप का सर शायद अगर जैसे कि कुछ लोगों को मैंने देखा है जो कैडेटशिप एक्स्ट्रा करते हैं, जिनको कोई किसी रीज़न से अगर करना होता है या बहुत ज़्यादा लंबा गैप आ जाता है, तो वो कैडेटशिप भी कर लेते हैं, वापस एक सेल कर लेते हैं, फिर आके जो बचे एग्ज़ाम्स होते हैं वो क्लियर करके फिर ऑफिसर लेवल पे वो चले जाते हैं. सो बेसिकली हम लोग यही सजेस्ट करते हैं कि आप जब आए तो एग्ज़ाम्स क्लियर करें, चाहे 2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट, चाहे कितना भी अनलिमिटेड अटैम्प्ट हो. वी सजेस्ट दैट यू क्लियर योर एग्ज़ाम्स एंड गो डायरेक्टली एज ए जूनियर ऑफिसर और थर्ड ऑफिसर. बट अगर कुछ ऐसा आपके पास में फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो आप जा सकते हैं वापस एज ए कैडेट में, बट वी डोंट रिकमेंड, क्योंकि आप थर्ड ऑफिसर में जाएंगे तो मोटी कमाई कमाएंगे. कैडेटशिप में कितना कमाएंगे? $500-600. वही थर्ड ऑफिसर बनेंगे तो $3000 से स्टार्ट होगा आपका. ठीक है, सो चलिए अब लेते हैं हम लोग वन बाय वन क्वेश्चंस. सो सबसे पहला क्वेश्चन है मिस्टर मुकुल मिश्रा का. तो मुकुल मिश्रा पूछते हैं कि सर सभी कोई सजेस्ट करते हैं कि NCERT पढ़िए, लेकिन NCERT में तो बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, IMU CET से तो आर पार का उसका रिश्ता ही नहीं है. तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सर रिश्ता ऐसे नहीं होता है. जैसे NCERT बुक्स का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो थ्योरी आप पढ़ते हैं, उसी में से क्वेश्चन आते हैं, तो वही आपको अल्टीमेटली हेल्प करेगा आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में. तो NCERT एक अच्छा ऑप्शन है. तो बेसिकली NCERT को आप MCQ नहीं समझे, NCERT को आप बेस समझे. कंसेप्ट तो क्लियर करना है ना, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको कुछ बेस चाहिए. तो NCERT को एज ए बेस आप समझ के सारा कंसेप्ट क्लियर करिए. उसमें जो कंसेप्ट है उसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस आपके IMU CET में आएंगे. बचा रहा प्रैक्टिस करने का क्वेश्चंस, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. बहुत सारे बुक्स हैं, जैसे एयरमैन XY बुक हुआ, NDA पाथफाइंडर बुक हुआ, ये सब के MCQs लगा सकते हैं. लेकिन कब लगाएंगे? जब तक आपका बेसिक क्लियर होगा, उसके बाद ही तो आप क्वेश्चंस लगाएंगे. बेसिक क्लियर करने के लिए वी सजेस्ट यू गो फॉर NCERT. दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर ईच सब्जेक्ट. चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो. आप अपना बेसिक क्लियर करिए सबसे पहले NCERT से, फिर उसके बाद
में आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लगाइए एयरफोर्स या फिर NDA पाथफाइंडर से। अगर फिर भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तो आप हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज इज़ अवेलेबल एट ए वेरी अफोर्डेबल प्राइस एंड दैट विल बी एज पर द IMUCT पैटर्न। सेम कोई PDF वगैरह नहीं रहेगा, एक्चुअल एप्लीकेशन में टेस्ट चलेगा जहाँ पे आप विथ टाइमर और विथ नेगेटिव मार्किंग एग्जाम्स देंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो और एक रियल फीलिंग आए कि IMUCT में कैसा एग्ज़ाम होता है। ठीक है, अब चलते हैं अभिषेक के क्वेश्चन पे। अभिषेक पूछता है कि व्हाट इम्पैक्ट डज रेफरेंस हैव इन द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्सरशिप सिलेक्शन एंड कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें। तो देखिए, रेफरेंस जो है आपका स्पॉन्सरशिप में, फॉर एग्जांपल अगर कोई आपका रेफरेंस है एंग्लो ईस्टर्न में और आप फ्लीट मैनेजमेंट में बैठ रहे हैं तो वो रेफरेंस नहीं काम करेगा। वेरी लिटिल 5% चांसेस है वो रेफरेंस काम करेगा। अगर आपका सेम कंपनी में रेफरेंस है तो थोड़ा बहुत इफेक्ट कर सकता है। कैसे इम्प्लीमेंट करना है मैं बताता हूँ। जब आप कंपनी का फॉर्म भरते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका रेफरेंस है सिनर्जी में, आप सिनर्जी का जब फॉर्म भरते हैं तो उस समय रेफरेंस पूछता है फॉर्म भरने के टाइम पे। तब आपको जिसका रेफरेंस है उसका क्रू ID और उसका रैंक एज ए रेफरेंस में लिखना पड़ता है। इसमें पूछते हैं, ग्रेट ईस्टर्न के फॉर्म में पूछते हैं, तो जो जो फॉर्म्स में आपका रेफरेंस पूछते हैं बस आपको उसी समय भरना पड़ता है। इसके अलावा कोई इंटरव्यू में, कोई रिटन एग्जामिनेशन ऐसा नहीं होगा कि आप रिटन एग्जामिनेशन सिनर्जी या एंग्लो का जा रहे हैं सेंटर पे, अच्छा यू हैव ए रेफरेंस, ओके चलो तुमको हॉट सीट देते हैं, ऐसा नहीं होता है। एवरी कैंडिडेट कंसिडर्ड एज ए इक्वल, सबको इक्वल दर्जा दिया जाता है। सिर्फ अगर आपका ब्लड रिलेशन है तो थोड़ा बहुत उसी कंपनी में रेफरेंस मैटर करता है जहाँ पे आप है। फॉर एग्जांपल अगर आपका रेफरेंस सिनर्जी में है तो सिर्फ सिनर्जी में ही आपका रेफरेंस मैटर करेगा, अदर कंपनीज में उतना रेफरेंस मैटर नहीं करेगा। सेकंड थिंग, इंटरव्यू में क्या हम बोले कि सर मेरे डैड मर्चेंट नेवी में चीफ ऑफिसर है, कैप्टन है, ऐसा लोगों के क्वेश्चंस होते हैं? तो नहीं, आपको खुद से नहीं बोलना है। अगर वो पूछते हैं कि आपका कोई पहचान का है मर्चेंट नेवी में, तब आपको बोलना है कि यस माई अंकल इज़ इन मर्चेंट नेवी, माई डैड इज़ इन मर्चेंट नेवी एज ए कैप्टन, तब आपको बोलना है। खुद से नहीं बोलना है कि नहीं मेरे चाचा, मेरे अंकल चीफ ऑफिसर है मर्चेंट नेवी में, मेरे को 100% प्लेसमेंट चाहिए। अगर ऐसा बोलेंगे तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। क्या बोलते हैं आप? यस सर, करेक्ट ना? वो खुद ही पूछते हैं, अगर वो पूछें तो आप आंसर करो, नहीं तो आप अपना इंटरव्यू नॉर्मल। करेक्ट, अगर वो पूछते हैं तो आप आंसर करें कि हाँ सर आई हैव ए रेफरेंस। अगर नहीं पूछते हैं तब आपको फिर चुपचाप अपने क्वेश्चंस का आंसर करना है और फिर निकल जाना है। ठीक है, अच्छा तीसरा क्वेश्चन है प्रिंस का, यूपी से है प्रिंस, और वो क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हाउ विल आई गेट अ गुड रैंक अंडर 1000 विथ सेल्फ स्टडी। तो इसमें आपका क्या ख्याल है इनको? सर रैंक अंडर 1000 आप ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भैया। कंसिस्टेंट रहना पड़ता है आपको, पहले आप अपना बेस तैयार कर लो, और आप जो क्वेश्चन सेट्स जो सर ने बोला कि जो एयरफोर्स पाथफाइंडर जो बता रहे हैं सर, उसको आप प्रैक्टिस करते रहो। आप प्रैक्टिस करते रहोगे, आप टच में रहोगे, आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको लगेगा कि अरे ये सब तो मैंने किया है, तो आप इजीली आप कर पाओगे, तो आपको अच्छे से अच्छी रैंक भी आ जाएगी। लेकिन प्रैक्टिस आपको रेगुलर करना है, ये नहीं कि छोड़ दिया बीच में। करेक्ट, सो कंसिस्टेंसी रहना है आपको। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में पढ़ाई करें। हमने एक वीडियो बनाई है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर में, ठीक है, जिसमें हमने एक बहुत फेमस एक US का एक आदमी है, एक सर है बहुत ही फेमस, जिसको बोलते हैं आइजनहाउस मैट्रिक्स, ओके, उसके बेसिस पे हमने एक टाइम मैनेजमेंट की वीडियो बनाई है कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे अच्छे से करें और एक अच्छी रैंक आप सेल्फ स्टडी में भी ला सकते हैं। लेकिन डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए मोबाइल से पढ़ रहे हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, चलो यार बोर हो गए, चलो थोड़ा देर आधा घंटा इंस्टाग्राम देख लेते हैं। अगर ऐसा माइंडसेट से आप पढ़ाई करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग लेते हैं यश का क्वेश्चन, हाउ टू गेट अ गुड रैंक बिलो 1000, सेम जिसका आंसर हमने कर दिया। व्हाट इज़ द एक्चुअल वर्क ऑफ 4th इंजीनियरशिप। तो 4th इंजीनियर हमारे साथ में नहीं है अभी वो थोड़ा सा ऑक्यूपाइड है। जब हम 4th इंजीनियर के साथ में पॉडकास्ट करेंगे तब आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। वैसे जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स होता है 4th इंजीनियर का, वो सेम एज 3rd ऑफिसर होता है। सुबह 8 बजे से शाम को सुबह 8 बजे से दोपहर के 12 बजे तक, और रात के 8 बजे से रात के 12 बजे
तक 4-4 घंटे की वॉचेस होती है, दोपहर में 1 बजे से 3 बजे तक उसका ओवर टाइम होता है। तो टोटल 10 घंटे काम करने पड़ते हैं। नॉन यूएमएस शिप में, अगर यूएमएस शिप है जिसको बोलते हैं अनमैन्ड मशीनरी स्पेस, अगर यूएमएस शिप है तो सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक उसका काम होता है। सारे इंजीनियर्स का वही टाइम होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मुंबई से है नीलेश। उसका क्वेश्चन है कि हाउ एवरेज स्टूडेंट गेट अ गुड रैंक इन IMU-CET। सर इसका भी वही है, एवरेज हो कुछ भी हो, आपको प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस में रहोगे आप एवरेज नहीं रहोगे, सबसे अच्छी बात यही होती है। वही सेम चीज़ है कि आप NCERT को बेस बनाएं, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए NDA पाथफाइंडर और एयरमैन XY को ढूंढें और आप प्रैक्टिस करें, कंसिस्टेंट रहे, प्रॉपर प्लानिंग के साथ में हर चैप्टर को टच करें। केमिस्ट्री को इग्नोर करना है क्या? आप क्या सजेस्ट करते हैं? लोग बोलते कि सर 20 नंबर का ही केमिस्ट्री है, क्या करें, इग्नोर कर दे? नहीं, इग्नोर नहीं करना है यार। वो वही तो बात है कि कौन सा क्वेश्चन कब तुम्हारे लिए किस्मत की चाबी बन जाए। तुम प्रैक्टिस सब कर लो, वो अच्छा है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। अभी दिन पर दिन लेवल इंक्रीज हो रहा है। इस साल जो 2025 में जो लोग एग्जाम्स दिए हैं उनका कहना है कि सर 2024 के कंपैरिजन में इंग्लिश का जो लेवल था वो बढ़ा दिया गया। तो कल को पता नहीं है कि फिजिक्स का बढ़ा दे, केमिस्ट्री का बढ़ा दे। जो केमिस्ट्री में क्वेश्चंस पूछते हैं वो ज़्यादा टफ नहीं पूछते हैं, बहुत ही फार्मूला रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है। आप 1 क्लिक में आंसर कर सकते हैं उसको, तो इग्नोर नहीं करना है। कंसोलिडेटेड आपको पढ़ाई करनी है, सिर्फ सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करें। पूरा का पूरा कंप्लीट केमिस्ट्री दोनों किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 11-12 कंसोलिडेटेड पढ़े आप और प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाए, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। उसके बाद है हैरी छत्तीसगढ़ से। उनका क्वेश्चन है कि हाउ टू गेट अ गुड रैंक इन IMU-CET। आई हैव 6 मंथ लेफ्ट ओनली टू प्रिपेयर फॉर द विच आर द बेस्ट बुक। तो सेम बेस्ट बुक और हाउ टू क्लियर गुड रैंक इन IMU-CET इन 6 मंथ्स। आप क्या सजेस्ट करते हैं इनको? सर अब 6 महीने आपके पास बचे हैं तो आपने NCERT तो पढ़ी ही होगी। तो आप अगर ये कर सकते हो कि आप टाइम डिवाइड कर लो कि हाँ इतना मैं रिवाइज़ करूँगा और इतना मैं प्रैक्टिस करूँगा। आप प्रैक्टिस करते रहो और सर ने जैसा बताया अब लेवल बढ़ जाएगा। जैसे इंग्लिश का लेवल बढ़ गया तो आप जो जिसका लेवल बढ़ रहा है आप उसकी प्रिपरेशन और अच्छे से कर लो, तो फिर आपका हो जाएगा इजीली, आपको दिक्कत नहीं होगी, 6 महीने में हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है मुकुल मिश्रा का। मुकुल मिश्रा जो फॉरबिसगंज बिहार से है, उनका क्वेश्चन है कि सर अगर DNS स्पॉन्सरशिप नहीं मिला तो मैं क्या BSc के लिए जा सकता हूँ TS चाणक्य में? TS चाणक्य के लिए क्या रैंक चाहिए? और आपका PCM 63% है, क्या PCM 63% से मुझे मिल सकता है एडमिशन कि नहीं? सर TS चाणक्य में तो शायद अबव 60% होना चाहिए मुझे जहाँ तक याद है। तो अगर आपका 60% से अबव है तो आप डाल सकते हो। हाँ रैंक अच्छी होनी चाहिए TS चाणक्य में, क्योंकि BSc के लिए वो रैंक अच्छी होनी चाहिए, तो उस पर आपको ध्यान देना होगा। और वैसा तो नहीं है कुछ, बाकी यही है। ठीक है, तो इनकी रैंक आई थी 1200 एंड ही स्टडीड। अभी हमारे कुछ बंदे जो लोग इस साल एडमिशन लिए हैं उनको लगभग 3000 के अंदर रैंक में सारों को TS चाणक्य मिल गया। तो आप अगले बार के लिए मान लीजिए कंपटीशन इंक्रीज़ होता है, लेकिन आपको रैंक जो है अगर आप जनरल कैटेगरी के तो अंडर 2000 रैंक रखना है, तब जाके आपको TS चाणक्य में BSc का सीट मिल पाएगा, अदरवाइज़ नहीं मिल पाएगा। दूसरी चीज़, IMU-CET कैंपस में आपको ये PCM के मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, खाली आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि 60% से ऊपर है वो होना चाहिए। 65 हो 85 हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें IMU-CET रैंक मैटर करता है। प्राइवेट कॉलेजेस जैसे तोलानी हुआ वहाँ पे आपका PCM मैटर करता है। फॉर एग्जांपल टॉम है, वो हमारे कैंडिडेट को 84% वाले को सिलेक्ट की है, 82% वाले को एमराल्ड सेलेक्ट की है और एक 81 वाले को गुडवुड ने सेलेक्ट किया है। तो इस हिसाब से वहाँ पे PCM मैटर करता है प्राइवेट कॉलेजेस में। IMU-CET कॉलेजेस में आपको IMU कॉलेजेस में मैटर नहीं करेगा PCM, खाली आपका रैंक में मैटर करेगा। ठीक है? यस सर। या सो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम वीकेंड पे हम लोग फिर से मिलेंगे विथ मोर क्वेश्चंस। अगर आपके स्टिल डाउट है रिलेटेड टू मर्चेंट नेवी, IMU-CET स्पॉन्सरशिप, एनीथिंग यू कैन आस्क, जस्ट फिल द फॉर्म बिलो एंड वी विल सॉल्व योर क्वेश्चन, वी विल सॉल्व योर डाउट इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू गाइस, बाय बाय। थैंक यू।